बाळासाहेबांच्या तमाम शिवसैनिकांना तुमच्या ह्या अनिश गाढवेचा, बाळासाहेबांच्या लहानशी शिवसैनिकाचा आणि शिवसेनेच्या प्रवक्त्याचा मानाचा जय महाराष्ट्र. शिवसैनिकांनो, काल देशाच्या सर्वोच्च सभागृहामध्ये ज्यावेळेस बजेट विषयी आपलं मत मांडण्यासाठी खासदारांना वेळ दिली जात होती, अर्थसंकल्पाविषयी आपलं मत मांडण्यासाठी वेळ दिली जात होती, त्यावेळेत सन्माननीय अरविंदजी सावंत शिवसेना खासदार, मी यांना खरं तर खासदार मानतच नाही, यांना मी शिवसेनेचा वाघ मानतो. शिवसेनेचा ढाण्या वाघ. शिवसेनेचा वाघ कसा असावा, त्याने कसं बोललं पाहिजे, कसे मुद्दे मांडले पाहिजेत, महाराष्ट्राचे प्रश्न कसे त्या दिल्लीच्या दरबारात मांडले गेले पाहिजेत, कारण शेवटी सगळं काही घडतं ते तिकडनं घडत असतं आणि याचसाठी आपल्याला आपले खासदार निवडून द्यायचे असतात. आपल्या त्या खासदारकीच्या मतदारसंघापर्यंत मर्यादित न राहता त्याच्या पलीकडेही पाहून उभ्या महाराष्ट्राला आपला मतदारसंघ मानून आपले प्रश्न दिल्ली दरबारी मांडण्याचं कसब हे अरविंद सावंतांमध्ये अगदी मस्तपैकी आलेलं आहे. काल त्यांनी ज्या मुद्द्यांना हात घातलाय, मी विशेष का बरं हा विषय घेतोय, कारण काल त्यांनी अशा मुद्द्यांना हात घातलाय जे जिव्हाळ्याचे मुद्दे आहेत महाराष्ट्राच्या, आणि या महाराष्ट्राचं भविष्य घडवणारे मुद्दे आहेत. हे मुद्दे आहेत बेरोजगारीच्या संदर्भातले. महाराष्ट्रात वाढती बेरोजगारी आणि त्याची कारणं, या सर्वांवर अरविंद सावंतांनी मला वाटतं 10 ते 12 मिनिटांचं भाषण केलं. त्यांचं भाषण मध्ये थांबवण्यात आलं. का तर तुम्ही बजेट विषयी बोला. पण सध्या महाराष्ट्रामध्ये जे चालू आहे ते त्याच्याही पेक्षा घातक आहे. आम्हाला थोडंसं बोलू द्या, थोडंसं आम्हाला बोलू द्या. आणि त्या बजेटचा एक संबंध या सगळ्याशी देखील लागतो, कारण तुम्ही 4 कोटी नोकऱ्या देणार आहात. 4 कोटी, त्याच्यासाठी काही तुम्ही स्टायपेंड, त्याच्यासाठी तुम्ही कुठेतरी त्याचा एक अलोकेशन असतं ना, फंड अलोकेशन, फंड किती तुम्ही त्यासाठी निधी पुरवणार आहात त्या बजेटमध्ये, त्याचाच संबंध ह्याच्याशी आहे. कारण तुम्ही मानधन वगैरे जे असतं ना, मानधन, आता तुमचं चाललाय प्रकार, कंपन्यांमध्ये मुलांना ठेवायचं, 6 महिन्यासाठी ठेवायचं, तिथे त्या कारखान्यांमध्ये ती पोरं कामं करणार आणि पैसे सरकार भरणार. कंपन्या फुकटची कामं करून घेणार 9-9, 10-10 तास, हे देणार 6,000, 8,000, 10,000 6 महिन्यांसाठी. 6 महिन्यांच्या नंतर त्या मुलांना रोजगार मिळणार आहेत का? त्या कंपन्या त्यांना अटी घातल्या जाणार आहेत का तुम्ही त्यांना परमनंट करून घ्या म्हणून, किंवा कमीत कमी त्यांच्यासाठी पुढच्या 5 वर्षासाठी, 10 वर्षासाठी त्यांना तुम्ही तिथे कामाला ठेवा. 6 महिन्याचे पैसे तुम्ही भरत असाल तर ह्यांनी काय मजा मारायची? 6 महिन्यानंतर ही मुलं पुन्हा बेरोजगार, काय करायचं? या सगळ्यावर कुठलंही धोरण नसताना त्यामुळे अरविंद सावंतांनी अतिशय योग्य मुद्द्यावर हात ठेवला. महाराष्ट्रामध्ये बेरोजगारांची संख्या लक्षणीय वाढ झालेली आहे. एखाद्या सरकारी शिपाई पदासाठी जवळपास 80-80 हजार अर्ज येतात. बरं, पात्रता असते 10वी 12वी, म्हणजे 12वी पास, 10वी पास, बेरोजगार असलेली एवढी युवक आपल्याकडे आहेत म्हणायचं. मग सध्या ते काय करतायत? वेठबिगारीची कामं करतायत. आपण ह्या सगळ्या गोष्टींवर कधी पाहणार आहात? काल ज्यावेळेस ते भाषण करत होते त्यांना त्यांचा माईक बंद करण्यात आला. ते सांगतायत मी कन्क्लूड करतो, मी संपवतो. अचानक दुसऱ्या खासदाराला उभं केलं जातं आणि तो दुसरा खासदार इतका भिलंदर, मी तुम्हाला हा व्हिडिओ दाखवेल, तो दुसरा खासदार इतका भिलंदर, त्याला देखील कळतं एखादा महत्वाचा विषय मांडला जातोय, कमीत कमी 2 मिनिटं तर घे उभं राहिला. माझं ते मेडन स्पीच आहे, म्हणजे माझं पहिलंच भाषण आहे, मला आपण संरक्षण द्यावं. तळपायची आग मस्तकात जात होती ज्यावेळेस तो दुसरा खासदार उतावीळपणे येऊन उभा राहिला होता की मला तुम्ही संरक्षण द्यावं, मला बोलायची वेळ. अरे थांब बाबा, वर्ष तुला 365 गुणिले 5 एवढे दिवस आहेत तुझ्याकडे, एवढे दिवस आहेत. जरा महत्वाचा एक विषय निघालाय. बरं, हा तो विषय त्यांनी फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित ठेवला नव्हता, तर हा विषय उभ्या देशासाठी त्यांनी केला होता. त्यात तुझं पण काम होणार आहे. जे जे पटलावर जाईल, जे जे रेकॉर्ड मध्ये जाईल, त्यात तुझं पण काम होणार आहे, देशाचं काम होणार आहे. मग जरा थांब, तुला कसली घाई? हे असतात कमळीचे दलाल, हे असे पटकन उभे राहतात. साहेब मला संरक्षण द्या, मला बोलू द्या, माझं पहिलंच भाषण आहे. हसायला येत होतं. तुम्हाला मी हा एक व्हिडिओ दाखवतो. ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहाल अरविंद सावंत साहेबांचं भाषण अर्ध्यात बंद केलं गेलं, पण हा वाघ शांत राहिला नाही. या वाघाने आपलं म्हणणं लावून धरलं. जो घालायचा तो गोंधळ घातला तिथे, एकटा वाघ तिथे नडला.
त्यांना पुन्हा 5 मिनिटं बोलण्याची संधी ही द्यावी लागली. यासाठी तुम्हाला संसदेचा अभ्यास असणं महत्वाचं आहे, गरजेचं आहे. काय कुठे कधी लावून धरायचं, काय कुठे कधी सोडायचं, या गोष्टी करणं गरजेचं आहे. संसदेत शिवसेनेचे हे वाघ सगळे, या वाघांनी अतिशय योग्य पद्धतीने कसं काम करायचंय, कसं ह्यांना टप्प्यात गाठायचंय हे चांगलंच ठरवलेलं आहे. खरं तर वाईट ह्या गोष्टीचं वाटतं पुन्हा पुन्हा राहून आमचे राजनजी विचारे साहेब आणि शिवसेना नेते विनायकजी राऊत साहेबांविषयी मला का कुणास ठाऊक अजूनही ते वाईट वाटतं. या 2 शिवसेनेच्या ढाण्या वाघांबद्दल मला वाईट वाटतं. पैसा देखो तमाशा देखो अशातली गत झाली. कारण मतदारांची कुठेही मतदारांनी जे करायचं ते व्यवस्थित केलेलं आहे. बोगस कारभार, भोंगळ कारभार, पैसा फेको, या सगळ्या गोष्टींमुळे आमचे 2 वाघ महाराष्ट्राच्या देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात जाऊ शकण्याचं वाईट वाटतं. पण तरी देखील ठीक आहे, काही गोष्टी इथे लावून घ्यायच्या असतात आणि त्या इथून इथे घ्यायच्या असतात. आणि ज्यावेळेस त्या इथे जातात ना त्यावेळेस तो कार्यक्रम देखील उरकवायचा असतो. आता विधानसभा आहेच आपल्याकडे, पण तरी देखील ह्या सगळ्या शिवसेनेच्या वाघांबद्दल ज्यावेळेस त्यांची ही अशी भाषणं ऐकतो, एक ऊर भरून येतो, अभिमानाने ऊर भरून येतो. तुम्हाला त्यांचं हे काही मला वाटतं 1-2 मिनिटांची ही क्लिप आहे, ही तुम्हाला मी ऐकवतो. जरा पहा नेमकं काय म्हणाले होते. स्टाफ सिलेक्शन पासून अगदी MTNL पासून सगळ्या गोष्टींवर ह्यांनी प्रकाश टाकायचा प्रयत्न केला. सगळ्या पहा तुम्ही एकदा हा व्हिडिओ. तुर्तास तुम्हा सर्वांची रजा घेतो. सप्रेम जय महाराष्ट्र. काळजी घ्या. कहाँ नौकरी आयोग तो बताओ, पहले तो बताओ. 500 कंपनियां, बस भी कंपनियां तो बताओ. कहाँ नौकरी लगाने वाले हो? मैन्युफैक्चरिंग, मुंबई जैसे शहर में तो सब गया. हमारे महाराष्ट्र में से तो सब लूट कर लेके गए आप. वेदांत फॉक्सकॉन गया, टाटा एयरबेस गई, बर्ड ड्रग पार्क गया, मेडिकल डिवाइस पार्क गया. सारे कारखाने जो उद्योग थे लेकर गुजरात में लेके गए आप. तो रोजगार कहाँ है? कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहे बताओ तो सही. कहाँ रोजगार देने वाले हो? हमारा एक सवाल, बुनियादी सवाल है. तब जाकर आप कहो. मैंने इसीलिए कहा कि कुछ नहीं है, ये अग्निवीर है सर. अभी आगे बताता हूं आपने क्या किया. सारे पब्लिक सेक्टर बेच डाले. कहाँ नौकरियां बताओ तो सही. पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये जो 10वीं 12वीं कक्षा के जो रिपोर्ट है मेरे पास, उस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि जो कम पढ़े हुए बच्चे हैं उनकी संख्या 12वीं या 10वीं कक्षा पास करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, और ग्रेजुएट वालों की संख्या, वो कहाँ नौकरी करेंगे बताओ? बैंकों में लेने वाले हो. आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर देखो, अंधेरा छा हुआ है. अभी AI आएगा तो और भी तकलीफ आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तब क्या करोगे? देश की आबादी का सोचो. 140 करोड़ में कितने लोग बेरोजगार हैं. आप देते हो सीधा 4 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगा, 2 वर्ष के बाद में क्या करेगा? अग्निवीर बनेगा क्या? नहीं पता चल रहा है सर. और इसलिए मैं कहता हूँ बैंक, इंश्योरेंस, रेल, पोस्ट, ऑयल, सारी कंपनी आपने बर्बाद कर दी. हाल ही में मैं जर्नी कर रहा था तो रेल में 2 कर्मचारी मिले मुझे, और उन्होंने कहा सर, मैं बोला क्या करते हो? तो बोला मैं जनरेटर ऑपरेटर हूँ. एक ने कहा मैं हाउसकीपिंग करता हूँ. तो उसने कहा जब मैं नौकरी पे लगा तो उस वक्त मुझे 45,000 तनख्वाह मिली. 2 वर्ष के बाद में वेंडर चेंज हुआ, मेरी तनख्वाह सीधा 16,000 आ गई. फिर 2 वर्ष के बाद में नया वेंडर आया, फिर 18,000 पे गया. अब नया वेंडर अभी और नया वेंडर आया 24,000. हमने तो सब प्राइवेटाइजेशन. हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हम, कहाँ गए सब? CISF. हमारी उनसे दुश्मनी नहीं है, समझने तो दो. BVG करता है हमारा सारा. हमारा राष्ट्रपति भवन BVG, पार्लियामेंट की सफाई BVG करने. हाँ, CISF को लगा दे, चौराहे पे लगाओ. अंदर क्या है? क्यों उनके ऊपर मोदी साहब है तो मुमकिन है. वो अपनी नोकिया कंपनी मद्रास में एक दिन में मन में आया बंद कर दी. 40,000 लोग कहाँ जाएंगे नहीं पता. हम बता रहे नया, जो बंद हो रहा है कौन बताएगा? आज हमारे ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई. सर, हमारी जो पहली पुरानी डीजल पेट्रोल इंजन की व्हीकल थी तो उसके लिए एंसिलरी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है. उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूविंग पार्ट नहीं है, तो उसके लिए जो मूविंग पार्ट्स होने की वजह से एंसिलरीज कंपनियां होती थी, आज सारी एंसिलरीज कंपनियां बंद पड़ी. कोल्हापुर में जाओ,
एंसलिस कंपनी बंद पड़ी है, बेरोजगार हुआ, उम्र वही 40-45, कहाँ रोजगार है? आपके रोजगार शब्द से मैं देखता हूँ, कहाँ रोजगार है वो तो बताओ। और सबसे बड़ी बात है, कौन सी नौकरियां देते हो? आपके कानून इस देश में रोजगारों के लिए, नौकरियों वाले काम करने वालों के, मजदूरों के लिए क्या कानून बनाए सर? हमने कानून बनाया, जिस कंपनी में 300 और 300 से कम कर्मचारी हो, अगर कंपनी का मालिक चाहता है बंद करना है तो उसको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, बंद करेगा। कृपया कंक्लूड कीजिएगा। बंद करेगा, मर्जी है, मेरी मर्जी। उसके बावजूद हमारे क्या टर्म्स है सर? कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और फिक्स टर्म। कैजुअल क्या होता है? कैजुअल मतलब एक दिन का काम है, बुलाया 2 दिन छोड़ दिया। हमारे नेवल डॉक में सरकार नेवल डॉक में, मुझे पिछले हफ्ते लोग मिलने आए, 25 बरस सर कैजुअल एम्प्लॉइज, 25 बरस कंटिन्यूस सर्विस, ब्रेक नहीं है, 25 बरस कंटिन्यूस सर्विस करते हैं कैजुअल एम्प्लॉइज करके नेवल डॉकयार्ड में। ये तरीका है। मैंने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा, मैंने वेस्टर्न कमांड को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद क्या हुआ सर? पत्र लिखने के बाद इमीडिएटली वेस्टर्न कमांड सतर्क हुआ और उन्होंने सोचा कि अब हम वेंडर बुलाएंगे, जल्दी से थर्ड पार्टी कर देंगे। तो 25-25 साल नौकरी करने वाले लोगों को अब वेंडर के पास भेजोगे, अपनी जिम्मेदारी छूट गई, मर जाओ, किधर भी जाओ। माझगांव डॉक फिक्स टर्म एम्प्लॉय सर प्लीज सर 2-2 बरस के लगते, 2 बरस, प्लीज अब फिक्स टर्म पे लग गए सर, अभी तो 5-7 महीने हुआ, फिक्स टर्म में लगे नौकरी पे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं राजनीतिक भाष्य नहीं कर रहा हूँ, सारा राजनीतिक सुनते आया हूँ मैं, भाई बहुत बोल सकता हूँ उसके बारे में, मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा हूँ, विषय जा रहे बाहर। फिक्स टर्म 2 बरस का रखते, फिर दूसरे टाइम बोलेंगे फिक्स टर्म रखा था आपको, कितनी तनख्वाह दे रहे थे? 25,000 दे रहे थे, अभी नया फिर 1:1 कॉन्ट्रैक्ट करना है। सही, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिक्स टर्म के लिए, और वो कहेंगे पिछली बार 25,000 दिया था, अब तो नहीं दे पाएंगे, अब 20,000 करना है तो करो, तो जाओ, क्या वृद्धि है? फिक्स टर्म 7-7 बार फिक्स टर्म। मैसगांव डॉक गवर्नमेंट PSU 14-14 साल लोग काम कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, मैं नाम लेकर जानबूझकर बोल रहा हूँ, ठीक, लोग 10 बरस काम किए, तनख्वाह नहीं बढ़ रही सर, तनख्वाह बढ़ाएंगे कैसे? वो कितने वेंडर की बोल, वेंडर बोलता मैं देने के लिए राजी हूँ, बैंक मुझे दे नहीं रही है, हजारों कर्मचारियों के हाल हो रहे सर। सर मेरा समाप्त, मैं करता हूँ ना 2 मिनट में समाप्त। इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, 5 मिनट में सर, इतना बड़ा 20 घंटा दिया है। मैं BSc कमेटी में हूँ जी। हमारे। आज आपने मुझे बजट पर बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। सर मैं पहली बार बोल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे पर्याप्त मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। सबसे पहले मैं जमुई की जनता, सर सबसे पहले मैं जहां से चुन करके आया हूं जमुई लोकसभा की जनता को अपना धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने पहली बार मुझ पर और तीसरी बार मेरी पार्टी को पे विश्वास करके हमें भारत के संसद में भेजा है। मैं बड़े गर्व और जिम्मेदारी के साथ बजट पर अपनी पार्टी का जो पक्ष रखने का मौका मिला है, आपको समय मिलेगा, उसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको समय मिलेगा, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को भी धन्यवाद देता हूं। मेडन स्पीच है सर, मेडन स्पीच है, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए सर। नहीं, आप बैठिएगा, आपको समय मिलेगा। अध्यक्ष जी, मैं बिहार से आता हूं, जो कि भगवान जैन, भगवान बुद्ध, माता सीता, गुरु गोविंद सिंह जी, आचार्य चाणक्य। सर गिव हिम 1 मिनट। यंग मेंबर इज टॉकिंग सर। ओके, आरती जी प्लीज। अध्यक्ष जी प्लीज, मुझे मैं पहली बार बोल रहा हूं, मुझे बोलने का पर्याप्त मौका दिया जाए, मेरी आपसे गुजारिश है। आपका संरक्षण मुझे प्राप्त हो, यह बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा। अरविंद सावंत जी काइंडली कंक्लूड, आपको 1 मिनट का समय है, प्लीज कंक्लूड। अब सारी बातें इसमें सर है कि ये जो चल रहा है, अभी आपने नीट परीक्षा की बात सुनी, UPSC हमारे पास खेड़कर नाम की एक महिला पकड़ी गई है, देख लो आप,
एमपीएससी हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मुंबई में इनकम टैक्स पे 1200 लोगों की भर्ती हुई, 1200 में 3 महाराष्ट्र से, बाकी कहां से आए? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच करिए सर। मैं किसी प्रांत से हमारी दुश्मनी नहीं है, पूरे भारतवर्ष से बाकी सारे राज्य नहीं, 2 राज्यों से सारे लोग आ गए, कमाल की बात है। तो जांच करने की मैं मांग करता हूं। आखिर में 2 मुद्दे रखता हूं। एनसीएलटी, वो एनसीएलटी में इसके कितने केस पड़े आपने जिक्र किया है। जेट एयरवेज आज तक उनको एनसीएलटी ने कह दिया उनके ग्रेजुएटी और पीएफ दे दो, पैसा नहीं मिल रहा है सर। हयात रिजेंसी मुंबई में बंद पड़ा हुआ है होटल, पैसा नहीं मिल रहा है सर। लोग बेकार हो रहे 30-30 साल सर्विस करने के बाद में भी। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, इस मुद्दों को लेकर अगर सरकार युवा बेरोजगार की बात करती है तो उसमें मुझे आपको यही बताना है कि और एक बार आखिरी मुद्दा आता है। ये सब करने के बाद पेंशन 10 बरस लड़ रहा हूं, ईपीएस पेंशन 95, 800 रुपया, 1200 रुपया, क्यों उनसे खिलवाड़ कर रहे हो सर? और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, महाराष्ट्र के 3 मुद्दे, एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भाजपा के साथ, और वही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पे खड़ा करने के लिए कहा तो रेलवे का चेयरमैन कहता है पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं तो वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू कैसे लगाया, विश्वेश्वरैया का स्टैचू कैसे लगाया? छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाने के लिए पॉलिसी नहीं है। आपकी लैंड पॉलिसी भी अब तक खराब हुई सर। और इसलिए प्रार्थना तो मराठी भाषा क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा देना है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाना है। और नाना शंकर सेठ, हम जो देश में रेल घुमा रहे हैं ना, वो रेल जिसने देश में पहली लाई उनका नाम है नाना शंकर सेठ। उनका नाम मुंबई सेंट्रल स्टेशन के लिए मांग 10 बरस से करता रहा हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ी सरकार, अभी भी नहीं हुआ है, वो करिए, इतनी मेरी प्रार्थना है। तब जाकर बजट की बात करिए, बाकी सब झट है, छोड़ दो।